తెలుగులో మాట్లాడుకుందామా ఉర్దూలోనా? जैसा आप बोले। मैं अभी हमारे मैं मुजीब साहब से पूछ रहा था मैं कि भाई ऐसा नहीं है कि उर्दू किसी एक का जुबान है, ऐसा नहीं है कि उर्दू मुसलमानों का या किसी एक ख्वाम का जुबान, ऐसा तो नहीं है। पर हमारे ऐसे भी भाई हैं जो खम्मम से हैं, जो और अजलाओं से हैं, जो लोग उर्दू समझ तो पाते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं पूछ रहा था तेलुगु में बात हो या उर्दू में। मैं तो हैदराबाद में मेरी परवरिश हुई तो थोड़ा बहुत उर्दू तो मैं भी बोल लेता हूं। आज बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहां देख के, इसलिए क्योंकि पहली बार करीब 25 सालों में एक ऐसा जलसा हो रहा है जिसमें हमारे पार्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी लीडर हैं पूरे रियासत में, सब एक जगह इकट्ठा हो गए। और आपको देख के आज बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत महसूस होती है। एक और चीज की भी खुशी है, क्योंकि आज हम तो हुकूमत में नहीं है, सत्ता में नहीं है बीआरएस पार्टी, पर इतनी बड़ी तादाद में जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे वफादार सिपाही हैं केसीआर के, आप सभी लोग यहां पे आए, आपको देखकर खुशी महसूस होती है। क्योंकि कोई मशहूर आदमी ने कहा था, उजालों में तो मिल जाएंगे कोई न कोई, उजालों में तो मिल जाएंगे कोई न कोई, तलाश उनकी रखो जो अंधेरों में भी आपका साथ दें। तो आप लोग यहाँ पे हमारे भाई जितने यहाँ पे आए, आपको देख के फख्र मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ सवालें हैं हमारे सामने, फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं और आप एक बार आज ठान के यहाँ से जाने वाले हैं कि फिर एक बार 2 साल बाद केसीआर साहब को वजीर आला बनाना है रियासत तेलंगाना का। मैं शुक्रगुजार इस बात का भी हूं कि आपने तहे दिल से मदद दिया, तहे दिल से कोशिश की और पूरा मेहनत किया आपने। जो अभी गुज़िश्ता हमारा इलेक्शन था 2023 में, और आप ही की बदौलत चाहे कांग्रेस कुछ भी कोशिश कर लें, फिर भी बस हम लोग हारे तो सिर्फ और सिर्फ 1.8% से हमारी हार हुई। ऐसी कोई बेहाल आज पार्टी की नहीं है, अच्छा खासा आज पार्टी भी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों, 25वीं सालगिरह हाल ही में हमने मनाया पार्टी का, और आज़ादी मिलके हिंदुस्तान को करीब 80 साल होने को आया। हमें कुछ सवाल अपने आप से पूछना चाहिए और ख्वाम से भी पूछना चाहिए, हमारे भाइयों से भी करना चाहिए। 80 साल होने को आया आज़ादी के बाद। इन 80 सालों में किसने हिंदुस्तान पे हुकूमत किया? किसने रियासत आंध्र प्रदेश जो मुत्तहिदा था, जब मुत्तहिदा था उस पे, और आज तेलंगाना में फिर एक बार 2 साल से किसकी हुकूमत चल रही है, हमको याद करना चाहिए। मुसलमान और क्रिश्चियन, सिख, सारे हमारे भाई माइनॉरिटी हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद बहुत दिल से, शिद्दत से आपने मदद की, आपने मौका दी कांग्रेस पार्टी को। 1 नहीं 2 नहीं, करीब 11 बार 65 साल हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए उनको आपने मौका दिया। कांग्रेस को इस देश के, इस मुल्क के माइनॉरिटी बार बार मौका देते आए, सेक्युलरिज्म के नाम पे, गरीबी हटाओ के नाम पे, कोई और पुकार से प्रभावित होके आपने उनको वोट दिया। आपने बार बार उनको मौका दिया, और किया क्या कांग्रेस ने? बार बार आपको धोखा ही दिया कांग्रेस ने, और कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज जब राहुल गांधी साहब बिहार जाते हैं और वहां वो कहते हैं कि मुसलमान पासमानदगी में है, गरीबी में है, लाचार है, मुसलमान बेचैन है, किसकी तरफ से हैं, किसकी वजह से हैं? 65 साल हुकूमत चलाने के बाद, नारे पे नारे देने के बाद, गरीबी हटाओ, मुसलमानों को ऊपर उठाओ, ये सब नारेबाजी करने के बाद भी, 65 साल के बाद भी आज अगर मुसलमान, अगर सचार कमेटी आप देखेंगे रिपोर्ट, उसके हिसाब से अगर आप एक बार सोचेंगे, सचार कमेटी ने साफ साफ कह दिया कि आज हिंदुस्तान में दलितों से भी अगर कोई पिछड़ा है तो वो है हमारे मुसलमान भाई। तो इसकी जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए? इसका दोषी कौन है? इसकी जिम्मेदार कौन है? ये जुल्म करने वाला कौन है?
इस बात पे आपको सोचना पड़ेगा। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं आप सभी भाइयों से, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी 50 साल से ज्यादा हुकूमत चलाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और पिछले 2 साल से भी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रियासत तेलंगाना में भी चल रही है। आप सोचिए और गौर करिए क्या क्या वादा किया गया कांग्रेस की तरफ से इन सालों में, इन 80 सालों में, और क्या किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीज यहां जो मेरे पास स्टैटिस्टिक पड़े हुए हैं। पहली बात, अगर 80 साल की बात छोड़ दें और पिछले 2 साल की बात अगर 1 मिनट के लिए हम लोग कर लें, कांग्रेस पार्टी ने यहां पे हुकूमत में आने के लिए माइनॉरिटी वोट के लिए यहां बड़े बड़े कांग्रेस के लीडरों को बुला के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ऐलान किया था। यहीं हैदराबाद में, यहीं हमारे शहर हैदराबाद में बहुत बड़ी जलसा की उन्होंने। रेवंत रेड्डी साहब भी आए थे, सलमान खुर्शीद साहब आए थे, और काफी और लीडर अभी गुलाम नबी आजाद साहब और काफी और मशहूर माइनॉरिटी लीडर भी आए थे, उसमें शामिल थे, और उन्होंने सबने मिलके माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का वादा किया। कहा गया था कि बदलाव लाएंगे, मार्पू बोले तेलुगु में, मार्पू तेस्ताम, बदलाव लाएंगे, हर किसी की जिंदगी बदल देंगे। क्या हुआ? 2 साल पहले क्या बोले? 4000 करोड़ का बजट का वादा किया आपको, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 4000 करोड़ का बजट वादा किया गया था, और क्या हुआ? 2 बजट हो गए, मिला 4000 करोड़ का बजट? नहीं, उसमें 20% भी कांग्रेस खर्च नहीं करी। कांग्रेस ने ये वादा भी किया कि माइनॉरिटी सब प्लान, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक सब प्लान होता है, उसी तरह एक माइनॉरिटी सब प्लान लाया जाएगा, और आपकी आबादी के हिसाब से बजट में पैसे एलोकेट किए जाएंगे और आप सबको इंसाफ मिलेगा। 2 साल हो गए, 3 और साल बचे हैं, आखिरी साल तो इलेक्शन लड़ने में चले जाता, 2 और बजट बाकी है। न माइनॉरिटी सब प्लान हुआ, न बजट में 4000 करोड़ का कोई जो वादा किया गया था वो भी आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। साथ ही साथ कई और वादे भी किए गए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। शादी मुबारक जो केसीआर साहब एक स्कीम, एक बहुत जज्बाती स्कीम, मतलब दिल से कोई भी अगर सोचे तभी ऐसे स्कीम आते हैं, शादी मुबारक जैसे स्कीम। एक गरीब बच्ची को शादी कराने की जब वक्त आती है, उन गरीब माँ बाप को मदद करने के लिए केसीआर साहब ने एक स्कीम लाया, शादी मुबारक, जिसके तहत आपको 1 लाख रुपया दिया जाता था। कांग्रेस ने वादा किया कि 1 लाख क्या बस होता आपके लिए, 1 लाख नहीं, 1 लाख रुपया भी देंगे और 1 तोला सोना भी देंगे। अब सोना तो छोड़ो, आप गरीबों की नींद हराम कर दिए, सोने भी नहीं दे रहे उनको, सोना तो भूल जाओ। आज हालत यह है, आप सोचिएगा, हालत यह है आज कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको वोट बैंक समझ के, आपको वोट बैंक की तरह देख के आज हमारे भाइयों के साथ नाइंसाफी पे नाइंसाफी आज किया जा रहा है। हालात यह हैं आज केसीआर साहब की तरफ से, केसीआर हुकूमत की तरफ से हमारे बच्चों को आला से आला तालीम दिया जाए, इसीलिए 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल वेलफेयर स्कूलों का तश्कील किया गया था केसीआर हुकूमत की तरफ से। तालीम आ रही है जोर से, केसीआर साहब को उनकी गूंज सुनाई दे। इनमें हमारे बच्चे लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, बच्चों के लिए 107 स्कूल, बच्चियों के लिए 97 स्कूल ये बनाए गए थे केसीआर साहब के सदारत में, हुकूमत में। उनमें 1,40,000 बच्चे पढ़ते थे, एक एक बच्चे पे, एक एक बच्ची पे 1,20,000 रुपया खर्च किया जाता था। जबरदस्त तालीम दिया गया, बहुत खुशी और फख्र महसूस होती है उन बच्चों से मिलकर। कल मैं हमारे जहीराबाद के एमएलए साहब मानिक राव साहब, उनके यहाँ जो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल है टिमरिस की, वहां पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका इनॉग्रेशन हमारे महमूद भाई किए हैं, वहां से 15 बच्चियां और 15 बच्चों को लाए वो, जिनको नीट के जरिए डॉक्टर बनने का मौका मिला, उनको मेडिसिन में दाखिलात मिला। उन सबको कल बुला के उनको इज्जत देके, उनको एक स्टेथोस्कोप देके, उनका सम्मान करके मैं और हरीश भाई कल उन सबसे मिलकर बात कर रहे थे। इतना फख्र महसूस हुआ मुझे, क्योंकि उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे, कोई ऑटो ड्राइवर के बच्ची थी, कोई एक बच्ची किसान की बच्ची थी,
कोई एक बच्ची जर्नलिस्ट की बच्ची थी, कह रहे थे वो साहब घर में एक अच्छे स्कूल भेजने और एमसेट नीट के कोचिंग दिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए जब केसीआर साहब ये प्रोग्राम स्टार्ट करे, हम लोग की पढ़ाई वहां पे 6ठी क्लास से 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक हम लोग वहीं पढ़े। 6 साल पढ़ने के बाद आज खुशी इस बात की है, टिमरिस भी केसीआर साहब ने लगाया और जिन जिन बच्चों को मेडिकल कॉलेज मिले, 4 मेडिकल कॉलेज थे तेलंगाना में केसीआर आने से पहले, आज वो 34 मेडिकल कॉलेज हो गए और उन्हीं मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे आज डॉक्टर बन रहे हैं। इस बात की फक्र है हमें, इस बात की नाज है कि केसीआर जैसे लीडर की तरफ से आज हमारे गरीब घरानों से बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। विलायत जाके मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे जो ओवरसीज स्कॉलरशिप दी गई, जिसके तहत 3000 से ज्यादा बच्चे हमारे आज विलायत में 20 लाख स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई कर रहे हैं। जो लोग दुनिया से लड़ने की काबिलियत, दुनिया से लड़ने की हिम्मत आज लेके आज दुनिया में कुछ नाम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब केसीआर हुकूमत की बदौलत है। मैं आप सब भाइयों से याद दिलाना चाहता हूं, आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, 1 नहीं 2 नहीं, काफी काम हमने किया 10 सालों में। हां, ऐसे में नहीं कहूंगा, ये नहीं कहूंगा मैं कि हम में कोई खामियां नहीं है, हम में कोई कमजोरियां नहीं है, हमने कुछ गलतियां किया नहीं, ये नहीं कहूंगा मैं। हम भी इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, कुछ किए होंगे गलतियां, कुछ हुए होंगे, कुछ कमजोरियां भी रहे होंगे, कुछ कामयाब भी रहे होंगे। पर एक बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आजाद हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कोई लीडर नहीं काम किया जो माइनॉरिटीज के लिए केसीआर साहब ने किया, ये बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं नंबर पूरा देख के लाया हूं, नंबर पूरा कहां कहां क्या क्या खर्च किया गया, कौन सी गवर्नमेंट क्या काम करी, ये सब मैं आपको देने भी और सुनाने भी आया हूं। अगर आप एक बार मुल्क हिंदुस्तान का आप एक बार कॉम्पोजिशन देखेंगे, कहां कहां हमारे माइनॉरिटी भाई हैं, कहां आबादी है और क्या रकम खर्च किया जा रहा आप पे, आपको एक बार मैं सुनाने की कोशिश करता हूं। सबसे ज्यादा आबादी आज हिंदुस्तान में 28 रियासतें हैं। इन 28 रियासतों में सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की आज उत्तर प्रदेश में है, करीब करीब 4 करोड़, और वहां की बजट 4 करोड़ हमारे भाइयों के लिए बजट 1500 करोड़ है। एक एक हमारे भाई और बहन पे खर्च किया जाता है सिर्फ 400 रुपया। एक भाई एक बहन पे, एक मुसलमान भाई बहन पे 400 रुपया सालीना खर्च किया जाता है। पर कैपिटा इसको बोलते हैं, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। रकम है 1500 करोड़ और एक एक आदमी पे, एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है सिर्फ 400 करोड़, 400 रुपया सालीना। और उसके बाद अगला नंबर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की आबादी है मुसलमानों की 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, और वहां एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है 2100 रुपीज। 2100 को क्या बोलते हैं? 2100 रुपया खर्च किया जाता है एक एक शख्स पे, सिर्फ 2100 रुपया। उसके बाद अगर आप संख्या देखेंगे, आबादी के हिसाब से अगर देखेंगे, बिहार आता है। बिहार का आबादी है 1 करोड़ 75 लाख, 1.75 लाख करोड़। तो यहां की बजट है 560 करोड़। एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है 319 रुपया, सिर्फ 319 रुपया। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में आबादी है 1 करोड़ 30 लाख मुसलमान, और यहां की बजट है 750 करोड़, और एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है 570 रुपया, 570 रुपया। उसके बाद आता है नंबर केरला का, जहां आबादी है 90 लाख, 90 लाख, और वहां की बजट है सिर्फ 33 करोड़। एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है, मुसलमान हमारे भाई पे या बहन पे एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है सिर्फ 37 रुपीज, सिर्फ 37 रुपीज। और आखिरी में मैं बोलना चाहता हूं तेलंगाना, जहां की आबादी है 45 लाख हमारे मुसलमान भाई और बहन, यहां की बजट है केसीआर साहब के टाइम पे 2200 करोड़। एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है 5000 रुपया, 5000 रुपया। ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये जो बात मैं कह रहा हूं, बस मैं ही नहीं कह रहा हूं, कौन और कह रहे हैं पता है ये बात को?
अगर आप सुनेंगे जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का तकरीर बिहार में आप सुनिए, वो भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा बजट देने वाला हुकूमत तेलंगाना हुकूमत और केसीआर की हुकूमत है। सबसे ज्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर करने वाली हुकूमत केसीआर हुकूमत है। वो बाहर बोलते हैं, यहां नहीं बोलेंगे, बाहर बोलते हैं। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, भाई हमें फिक्र इस बात की नहीं कि कौन जमात हमारी मदद करेगी, कौन नहीं करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। जमातों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी अगर कोई रिश्ता है तो आवाम से है, आवाम से ही रहेगा। हमारा कोई अगर लीडर है, हमारा कोई अगर बॉस है तो वो है हमारे गलियों में रहने वाले हमारे भाई और हमारे बहन, और उनको हम जवाब देंगे और ये सारे ही चीज हम बताएंगे उनको। एक और चीज भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2 साल हो गए कांग्रेस की हुकूमत आके, मैं सुनते रहता हूं हमारे राहुल बाबा के जुमले। आपको तो पता है राहुल बाबा कौन है, राहुल गांधी साहब बार बार दिल्ली में यूपी में चीखते रहते, चिल्लाते रहते, क्या बोलते उन्होंने, मोहब्बत की दुकान बनाएंगे, मोहब्बत की दुकान बनाएंगे। और जब योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चलती है कोई लाचार मुसलमान के घर पे, तो राहुल बाबा वहां उसको दिखा के बोलते हैं कि बुलडोजर राज नहीं चलेगा। मैं राहुल गांधी साहब से पूछना चाहता हूं, जब बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलती है तो आपका दिल जलती है, जब बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता है तो आपका दिल जलता है। फिर सेम बुलडोजर जब हाइड्रा को लेके यहां पे हमारे हैदराबाद में चल रहा, आपके तेलंगाना, हाँ कांग्रेस हुकूमत जहां पे है, तो आप क्यों खामोश हैं, मैं पूछना चाहता हूं। जब यहां पे मूसा के इतराफ में जो हमारे भाई है किशन भाग में, बहादुरपुरे में, वहां पे जब उनको गिराया जाता है, उनको हटाया जाता है, वहां पे बुलडोजर की जब बात आती है, हाइड्रा की जब बात आती है, तो राहुल बाबा नहीं बोलते, खामोश हो जाते हैं। कोई और लीडर यहां के नहीं बोलते हैं। कहां चले आए हमारे बहन और भाई किशन बाग के, सीधा आ गए जनता गराज, हमारे तेलंगाना भवन बीआरएस हेड ऑफिस से चले आए, क्योंकि उनको मालूम है अगर गरीबों का कोई मसीहा है सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब है, इसीलिए हर कोई आज चल के आ रहा है तेलंगाना भवन। भाइयों एक और चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, आज मुझे कुछ लोगों को देख के तरस आती है। आज हम लोग बैठे हैं शमशाबाद में, राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे कार्तिक रेड्डी साहब भी यहां बैठे हैं, कार्तिक रेड्डी भाई, कार्तिक रेड्डी साहब भी यहां बैठे हैं। यहां के हमारे इस इलाके के एक एमएलए साहब थे प्रकाश गौड़ साहब, प्रकाश गौड़ साहब और उनके साथ साथ 9 और एमएलए जो हमारे पार्टी के तरफ से जीते, आपके बदौलत, आपकी मेहनत से जीते। आज पता नहीं क्या उनको आ गया दिल में, निकल गए, जाके शामिल हो गए कांग्रेस में। उनको देख के तरस इसीलिए आता है क्योंकि आज आप जाके पूछिए उनसे, भाई आप कौन से पार्टी में हो, जवाब नहीं है उनके पास। कोई जाके जर्नलिस्ट, हमारा कोई दोस्त जाके कड़ियम श्रीहरि साहब से पूछ लिया, साहब आप कौन से पार्टी में हैं, क्या बोले मालूम, उन्होंने बोल रहे हैं कि जो पार्टी में मुझे रहना चाहिए वहीं पे हूं, यार उंडालनो आड़ने उड़ना, उन्होंने बोल रहे हैं। मैं इस वास्ते बोल रहा हूं ये बात आपको कि आज हालत ही ये जो हालत है, ना बोलने वाली हालत, कुछ भी नहीं बोलने वाली हालत, कि कौन से पार्टी में ये तक नहीं बोलने वाली हालत, ना सिर्फ उन 10 एमएलए का है बल्कि हमारे चीफ मिनिस्टर का भी वही हालत है। आज चीफ मिनिस्टर भी ये नहीं बोल पाएंगे आपको कि कौन से पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं, उनको खुद नहीं समझ आ रहा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं ये बात, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं ये बात। आप एक मिनट के लिए सोचिए, गौर करिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर तो बन गए, अब उनको भी नहीं मालूम था चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हमारे हैदराबाद में बोलते अड्डी मार गुड्डी दब्बा, तुक्का मार लिया, आके बैठ गए। अब सत्ता चलाना नहीं आ रहा उनको, 2 साल से बस वो एक ही काम कर रहे हैं। आजकल मैं देख रहा था, मैं इंस्टाग्राम में देख रहा था 2-4 दिन पहले, कोई एक हमारे मुशीराबाद का कोई भाई जबरदस्त रील बना दिया। क्या है उसमें, अरे क्या करे रे भाई रेवंत रेड्डी 2 साल में, बोले तो ऊपर केसीआर साहब का फोटो डाल दिए, नीचे रेवंत रेड्डी साहब का फोटो डाल दिए, ऐसा देख रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब। क्या है मालूम हो 2 साल में क्या करे रेवंत रेड्डी, बोले तो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, और कुछ नहीं किया।
क्या करें आप 2 साल में? किस गरीब के लिए क्या करें? कोई एसटी के लिए करे, एससी के लिए करे, बीसी के लिए करे, माइनॉरिटी के लिए करे, खवातीनों के लिए करे, क्या करें आप? कोई एक स्कीम बताओ। कोई कुछ नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आज रेवंत रेड्डी भी बेबस हैं। वो भी ऊपर दिल्ली से जो बड़े बड़े लोग हैं दिल्ली में, पता नहीं उनके शायद उनके कहने पे आज कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो हैदराबाद में और तेलंगाना में। आप एक मिनट के लिए सोचिए, रेवंत रेड्डी साहब खुल के बोलते हैं, कोई छुपाते भी नहीं, हो खुल के बयान देते हैं स्पीच में कि मैं मोदी के स्कूल में पढ़ा हूं, चंद्रबाबू कने कॉलेज गया और आज राहुल गांधी के पास नौकरी कर रहा हूं। बीच में हमारे साथ भी थे, हाई स्कूल पढ़े, वहां पे बच्चा अच्छा नहीं था बोल के केसीआर साहब हकाल दिए, वो अलग बात है। और खुल के बोल रहे हैं उन्होंने, खुल के बोल रहे हैं कि मैं मोदी के स्कूल में पढ़ा, मैं चंद्रबाबू कने कॉलेज किया, फिर बाद में आज राहुल गांधी के पास नौकरी कर रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं वो रेवंत रेड्डी साहब कि मोदी साहब हमारे को बख्श दो, मैं आप ही का शागिर्द हूं, आप ही का आदमी हूं, कभी भी आपके लिए काम आ सकता हूं बोल के इशारों में उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इशारे ही नहीं, उन्होंने हरकतों से भी सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं। राहुल गांधी ऊपर कहते हैं कि चौकीदार चोर है। वैसे चौकीदार कौन है मालूम है आपको? राहुल गांधी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, रेवंत रेड्डी कहते हैं कि चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार हमारे बड़े भाई हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात मॉडल बेकार है, राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात मॉडल बेकार है। रेवंत रेड्डी साहब कहते हैं कि गुजरात मॉडल शानदार है, वही मेरे लिए मिसाल है। देखिए आप, राहुल गांधी कहते हैं कि सीबीआई, ईडी, आईटी सारे के सारे मोदी साहब के जेब के इंस्टीट्यूशन है, खराब इंस्टीट्यूशन है। रेवंत रेड्डी क्या कर रहे हैं? नहीं, सीबीआई काफी अच्छी चीज है, सीबीआई को केस देंगे, केसीआर साहब को अंदर करेंगे करके कालेश्वरम का केस किसको दिया उन्होंने? सीबीआई को दिया। जिस चीज को राहुल गांधी बार बार बुरा कहते हैं, जिस चीज को राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट है सीबीआई, उसी को देते हैं केस कालेश्वरम का। रेवंत रेड्डी साहब उसी एजेंसी को देते हैं। साथ ही साथ एक ईडी का रेड 1 साल पहले हुआ, आज नहीं, 1 साल पहले 27 सितंबर 2024 ईडी का रेड हुआ तेलंगाना का रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के घर पे। 1 नहीं 2 दिन चला रेड। और जब रेड चल रहा था, हमारे टीवी वाले भाई ब्रेकिंग न्यूज डाल रहे थे कि भाई रेड हो रहा, उसमें फिर उन्होंने ये भी दिखाया कि 2-2 नोट गिनने वाले मशीन अंदर जा रहे। इतना पैसा है वहां पे कि 2-2 मशीन की जरूरत पड़ी, 2 मशीन गए। अब 1 साल हो गया, मालूम है क्या हुआ बाद में? कोई कार्रवाई नहीं, कोई केस नहीं। आज तक कम से कम क्या मिला रहे भाई बोल के, क्या बरामद हुआ वो बोल के एक प्रेस रिलीज तक ईडी के तरफ से नहीं। आज तक मिनिस्टर भी मुंह नहीं खोल रहा, खामोश। वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब बोलते थे ना, खामोश, वही खामोशी छा गई हर जगह। उधर भी खामोश, इधर भी खामोश, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। आप सोचो एक मिनट के लिए, 10 साल केसीआर साहब की हुकूमत थी, कोई बीजेपी एमपी की मजाल नहीं थी कि अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी भी है, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी भी है, कि यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करे। पर आज रेवंत रेड्डी आने के बाद उनके साले को, रेवंत रेड्डी साहब के साले को ऊपर मोदी साहब की गवर्नमेंट की स्कीम अमृत में 1100 करोड़ का काम दिया जाता है। सृजन रेड्डी साहब रेवंत रेड्डी के साले हैं, उनकी कंपनी को 1100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मोदी साहब देते हैं। और फिर रेवंत रेड्डी क्या करते हैं बदले में? एक बीजेपी एमपी है सीएम रमेश, उनको 1350 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे हैदराबाद के इतराफ में फ्यूचर सिटी के ने 1350 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया जाता है। तो मतलब क्या हुआ? बड़े भाई तो माशाअल्लाह, छोटे भाई बड़ा मोड़ी छोटा मोड़ी, दोनों मिलके आज यहां पे जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट चला रही। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सबूत के साथ मैं दिखा सकता हूं आपको। एक और आखिरी में बहुत अहम चीज मैं कहना चाहता हूं। हाल ही में मरकजी हुकूमत मोदी गवर्नमेंट ने दिल्ली में एक बिल लाने की कोशिश की, वक्फ अमेंडमेंट बिल। आप सभी लोग शायद इससे वाकिफ हैं।
जानते हैं ना, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में लाया गया था बिल। जिस दिन बिल लाई मोदी गवर्नमेंट, हमको भी काफी सारे हमारे दानिशमंद भाई आके मिले, मुस्लिम कम्युनिटी से केसीआर साहब से मुलाकात हुई, महमूद अली साहब से मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा भाई ये हमारे लिए बहुत दिल के करीबी चीज है, इसको लेके आप एक पॉलिसी बनाइए और इसका मुखालिफत करिए और इसके खिलाफ वोट दीजिए राज्यसभा में। लोकसभा में तो आपकी सीट है नहीं, राज्यसभा में आपके पास 4 सीट हैं, तो आप वोट करिएगा, 4 वोट हैं, वोट खिलाफ करिएगा। तो केसीआर साहब ने फैसला लिया और जिस दिन ये बिल आई थी राज्यसभा में, इसका ना सिर्फ मुखालिफत किया हमने, बल्कि उसके खिलाफ 4 वोट भी हमने उसी दिन डाल दिया। फिर भी क्योंकि बीजेपी का ताकत है, उनके पास नंबर है, बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद रियासतों को उसको अमल करना होता है। जब मरकजी हुकूमत कोई बिल पास करती है, उसका गजट बनता है, उसके बाद में रियासत में जो हुकूमत होती है उसको लागू करना होता है, अमल करना होता है। आपको पता है भाइयों, हिंदुस्तान में 28 रियासतें हैं। इन 28 रियासतों में पहली ऐसी कौन सी हुकूमत थी जिन्होंने एक जीओ लाके वो वक्फ बिल को लागू करने की, अमल करने की कोशिश की? 28 रियासतों में आपको पता है कौन सी हुकूमत है? कांग्रेस की हुकूमत, तेलंगाना की हुकूमत। कोई बीजेपी हुकूमत हिंदुस्तान में कोई रियासत में एक कोशिश नहीं करी कि जल्द से जल्द वो लागू करें। पर पहली हुकूमत और पहले इंसान जिन्होंने ये कोशिश की वो थे रेवंत रेड्डी साहब और यहां की कांग्रेस हुकूमत। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या जल्दी थी आपको? क्या इतनी जल्दी थी? किसको आप मुतमईन करना चाह रहे थे? किसको खुश करना चाह रहे थे आप? किसकी तरफ से आप ये कोशिश कर रहे थे? किसको खुश कर रहे थे? वो बड़े भाई को, बड़े भाई को खुश करने की जल्दी थी, बेचैन थे, दिखाना था उनको कि सबसे पहले मैं करके आपका दिल जीतूंगा, इसीलिए पहला जीवो उन्होंने लाया। तो इसलिए मैं पूछता हूं भाइयों, यहां की जो गवर्नमेंट है ये कांग्रेस हुकूमत नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी की जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट यहां पे तेलंगाना में चल रही। एक और एक चीज भी मैं पूछना चाहता हूं, आवाम से कितना वादा करे इन्होंने, हथेली में जन्नत दिखाए, क्या क्या तो भी बोले। अगर हैदराबादी अल्फाज में बोलूं, बैगन का बाता बोले, बैगन के बाता बोले, बैगन में मिला दिए, बैगन के बाता बोल के बैंगन में मिला दिए, वही कर दिए 2 साल में हालत। आज क्या क्या बोले याद होना चाहिए आपको। 6 गारंटी बोले, 6 गारंटी। वो क्या नाम है उनका, डिप्टी सीएम बट्टी विक्रमार्का, अरे गारंटी कार्ड महफूज रखो, 100 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा अमल करेंगे, आप घर में बचा के रखो। और हमारे पार्टी के लीडर आएंगे बाद में, आके वो कार्ड को देके आपको 1 तोला सोना देंगे, 4000 आपको आसरा पेंशन दिया जाएगा, 15,000 किसानों को दिया जाएगा, और हमारे खवातीनों को हर किसी को 2,500 रुपया दिया जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? हर चीज उन्होंने वादा किया, हथेली में जन्नत दिखा दिया। आप में से कुछ लोग जो तेलुगु समझते हैं, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। मैं बचपन में जब मैं स्टूडेंट था, स्कूल में था, एक तेलुगु पिक्चर आई थी, अहाना पेल्लंटा, शायद याद होगा कुछ लोगों को। उसमें एक जबरदस्त सीन है। वो क्या होता, एक शादी होता, एक बच्ची का शादी होता। अब ससुराल जाना पड़ता ना, नया नया दामाद है, दामाद को बुला लिए ससुराल वाले, तो चले गए दामाद, और फिर उनका तो फिर खातिरदारी करना है, मेहमान नवाजगी तो करना होता है, दामाद है। तो आ गए दामाद साहब। ये जो ससुर है बड़े कंजूस है, सबसे ज्यादा कंजूस, पूरे शहर में सबसे बड़ा कंजूस आदमी वही है। तो दामाद आए, दामाद से पूछे इन्हों, भाई क्या खाने का दिल कर रहा? दामाद बोले चिकन बिरयानी खिलाओ। बोले ठीक है खिला देंगे। तो बुला लिया उनको, टेबल पे बिठा दिए। टेबल पे तो बस अचार डाले और थोड़ा चावल डाल दिए, आगे एक चिकन को लटका दिए, वहां पे मुर्गी को, दीवार पे एक मुर्गी को लटका दिए। बोले चिकन बिरयानी खाओ। ये कई का चिकन बिरयानी है? बोले उसको देखते हो खाओ, वही मजा आता, वही टेस्ट आता। वही हो रहा है तेलंगाना में। दिखा के गए पूरे पूरे वो मुर्गी को वहां लटका के, ख्वाब दिखा के चिकन बिरयानी बोल के खिला रहे हैं आज भी। 2 साल हो गए, किसी को कुछ मिला? गरीब को 2000, किसी को 2000 वाला पेंशन जो था, केसीआर साहब 200 से ऊपर करके उसको 2000 जो किए, 200 से बढ़ा के 2000 करे, उसको 4000 करता हूं। बोले करे क्या? 1 तोला सोना किसी को मिला? हमारे बहनों को 2500 देता हूं, बोले दिए। स्कूटी देता हूं, बोले दिए। मौलाना अबुल कलाम
तालीम में तोहफा बोले, मिला किसी को? हमारे बच्चों को बहुत कुछ बोले माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में, मैं बहुत कुछ लिख के लाया हूं। आज हालत यह है, एमफिल करने वाले माइनॉरिटी बच्चों को 5 लाख देता हूं बोले, पीएचडी करने वाले, पीजी करने वाले माइनॉरिटी बच्चों को 1 लाख रुपया देता हूं बोले। साथ ही साथ ये भी बोले, इमाम मौजन जिनकी कोई पहले इससे कदर नहीं करता था, जिनको केसीआर साहब आने के बाद पहली मर्तबा 17,000 इमामों को, मौजनों को 5,000 जो हदिया दिया गया था, उनके बारे में भी बोले कि भाई आपको 12,000 रुपया देंगे। अरे यार, वो 12,000 तो छोड़ो, गोली मारो, वो 5,000 जो केसीआर देते थे वो भी 8 महीने से नहीं दे रहे, 8 महीने से वो भी नहीं मिल रहे, वो भी परेशान है हमारे इमाम और मौजन साहब। तो इसलिए भाइयों, एक पार्टी, कांग्रेस की पार्टी हर किसी को धोखा देने वाली पार्टी है। साथ ही साथ टिमरिस की अगर बात हम करें, केसीआर साहब तो 204 टिमरिस के स्कूल बना दिए, 1,40,000 बच्चों को पढ़ाए। ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम आपको? जो टिमरिस के जो स्कूल है उनका किराया नहीं दे रहे, भाड़ा नहीं दे रहे, उनमें भी ताला लग रहा है आजकल। ये हालत है आज कांग्रेस आने के बाद। एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं आपसे, खैर अवाम के लिए तो कुछ नहीं करे, ठीक है, छोड़िए 1 मिनट के लिए। उससे भी अहम बात आपको याद होना चाहिए, 2018 में जब हम लोग इलेक्शन जीत के आपके बदौलत, आपकी मेहनत से 88 सीट जीत के फिर एक बार दूसरी बार हुकूमत बनाए, 3-4 महीने केसीआर साहब कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं करे। सिर्फ 2 लोग केसीआर साहब के साथ एक और शख्स शपथ लिए। कौन है वो दूसरा शख्स? जनाब महमूद अली साहब। आपके भाई को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने वाले लीडर हैं केसीआर, आपके भाई को होम मिनिस्टर बनाने वाले लीडर हैं केसीआर। पर आज कांग्रेस क्या कर रही भाइयों? 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, एक एमएलए नहीं, एक एमएलसी नहीं, वजीर तो छोड़ो, एमएलए नहीं, एमएलसी नहीं। बार बार चीफ मिनिस्टर कहते रहते हैं कि आप लोग नहीं जिताए एमएलए को। मैं पूछता हूं आपसे, खैर एमएलए को नहीं जिताया, ठीक है, 6 एमएलसी दिए आप एमएलए के जरिए, एमएलए कोटा में आप 6 एमएलसी बनाए 2 साल में। आपको एक काबिल आदमी नहीं मिला कांग्रेस में, एक काबिल माइनॉरिटी लीडर नहीं दिखा आपको। आपके वास्ते सीट कुर्बान करके कामारेड्डी छोड़ के निजामाबाद जाने वाले शब्बीर अली नहीं दिखे आपको। आपके वास्ते आज अपना सीट कुर्बान करके जुबली हिल्स में किसी और को देने वाले कैप्टन साहब अजहरुद्दीन साहब नहीं दिखे आपको। कोई काबिल आदमी नहीं है क्या कांग्रेस में माइनॉरिटी कम्युनिटी से? एक को भी नहीं दे पाए आप 2 साल में। एक को देके आज वजीर बना देते, कम से कम नुमाइंदगी तो रहती ना। आज कोई नुमाइंदा नहीं है कांग्रेस का, और ये पहली हुकूमत है। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट बीजेपी और कांग्रेस का, पहली ऐसी हुकूमत है कांग्रेस की आजादी के बाद जहां आपका कोई भाई ना वजीर है, ना एमएलए है, ना एमएलसी है। ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर नादान है, ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर को मालूम नहीं है, उनको सब मालूम है। वो अनजाने में नहीं है, उन्होंने सब मालूम है उनको। उनको ये भी मालूम है कि जिस दिन आमिर अली खान को एमएलसी बना के नॉमिनेट किया गया था, वो एमएलसी टिकने वाला नहीं, उनको मालूम था। जबरदस्ती होना बोल के उनकी बेइज्जती करे, क्योंकि मालूम था उनको कोर्ट में है मसला, मालूम था उनको कि कोर्ट में मामला कमजोर है, फिर भी दिखावे के लिए एमएलसी बना दिए, उनकी बेइज्जती कर दी। और फिर कोर्ट का आखिरी अभी तक मुकदमा चल रहा वहां पे, कोर्ट फाइनल अपना फैसला नहीं सुनाया, फिर भी अजहरुद्दीन साहब को कट मारने के लिए, अजहरुद्दीन काफी अच्छा कट मारते क्रिकेट में, स्क्वायर कट मारते, ऑन क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या कटा रहे तेरे, बहुत कट मारते उन्होंने। उनका सबसे बड़ा कट इन्हों मार दिया, उसको बकरा बना दिया अजहर भाई को भी, बना के आज लटका दिए बीच में। नहीं मालूम अजहर भाई को भी क्या होगा, एमएलसी बनेंगे नहीं बनेंगे, मेरे को तो मालूम है नहीं बन रहे, बकरा बना दिए, पत्ता काट दिए उनका भी। मैं इसलिए कह रहा हूं भाइयों कि आज उनको मालूम है कि नाइंसाफी कर रहे हैं, मालूम है उनको, मालूम है। बीसीस के लिए 42% रिजर्वेशन करके जब नाटक कर रहे थे यहां पे असेंबली में, तभी हमने कहा भाई यहां पे नहीं होता ये काम, पार्लियामेंट में होना चाहिए, हम बोले थे। फिर भी दिखावे के लिए, बीसीओ को गुमराह करने के लिए, उनके साथ नाइंसाफी करने के लिए जीवो ला लिए, सुप्रीम कोर्ट उसको रोक दी। तो आज कौन जिम्मेदार है इसका फिर? इसलिए बोल रहा हूं, जानते हैं चीफ मिनिस्टर, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं। और साथ ही साथ
एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, आज कहीं भी पूरे रियासत तेलंगाना में आपके वास्ते, गरीबों के वास्ते एक स्कीम भी लाया नहीं गया। कहा तो बहुत कुछ गया, अगर आप कस के पकड़ के पूछेंगे भाई क्या करे आप 2 साल, वो एक ही चीज को दिखाएंगे आप, फ्री बस ला दिए। अरे काय का फ्री बस भाई? फ्री बस में औरत को फ्री कते, मर्दों को डबल टिकट कते, बच्चों को 25% बढ़ा के बेच दिए। फिर घर वालों पे बोझ बढ़ा कि कटा? घर पे बोझ बढ़ा कि कटा? लेडीज को फ्री टिकट, मर्द को डबल टिकट, बच्चों का 25% बढ़ा दिए बस पास। तो क्या हुआ फिर आखिरी में? ये दाएं हाथ से लिए बाएं हाथ से वापस ले लिए। क्या फर्क है? क्या फायदा है उसका? इसलिए मैं बता रहा हूं भाइयों, आपको सोचना चाहिए। एक और चीज भी मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, आज यहां पे जितने हमारे भाई हैं, बहन हैं, मैंने आपको इसलिए भी बुलाया कि आगे जाके पार्टी को और मजबूत करना है और हर जिला में ऐसे ही मीटिंग होना चाहिए माइनॉरिटी सेल का, हर जिला में। इसलिए मैं हमारे सदर साहब है मुजीबुद्दीन साहब, उनसे और महमूद भाई से मैं गुजारिश करता हूं, और हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर हैं स्टेज पे, आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप जरा 14 नवंबर के बाद निकलिए, एक प्रोग्राम बनाइए पूरे 32 डिस्ट्रिक्ट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पार्टी ऑफिस में इससे जबरदस्त मीटिंग करके एक पूरा का पूरा अपना माइनॉरिटी सेल को और मजबूत करिए। उनकी दिल की बात सुनिए। हर कोई आज ये चाह रहा कि तेलंगाना में हमारा अहम रोल होना चाहिए, फिर एक बार केसीआर साहब के हाथ में तेलंगाना रहना चाहिए, हर किसी के दिल में यही है। एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं आपसे, 11 तारीख नवंबर जुबली हिल्स में इलेक्शन है, आप सबको आना है, दावत है आप सबको। आपके रिश्तेदार रहेंगे, आपके भाई रहेंगे, आपके बहन रहेंगे, आपके क्लासमेट रहेंगे, आपके जान पहचान के लोग रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ना सिर्फ फोन पे करेंगे, बल्कि यहां पे आपके सबके नंबर भी हमारे पास हैं। अगर आप वक्त दे पाएंगे, जो लोग वक्त दे पाएंगे जुबली हिल्स के लिए, जरा हाथ उठाइए। अरे मेरे लिए नहीं उठाइए, अगर सही में दे सकते हैं तभी उठाइए, सच बोलिए, क्योंकि अगर बड़े भाई बढ़ जाओ। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आपका नंबर लेके, आपका नाम ले लेके, आपको डिवीजनों में बांट के, क्योंकि हमारे करीमनगर के हमारे जमीलुद्दीन साहब है, कहां है भाई जमील साहब है। जमील साहब कल एक जबरदस्त आइडिया दिए मेरे को, बोले साहब मैं सोमाजीगुड़ा में काम कर रहा हूं, वैसे ही हमारे सीनियर लीडर जितने भी हैं मंच पे, सारे ही लोग काम कर रहे हैं जुबली हिल्स में, तो आप ऐसा करिए। जमील साहब बोल रहे थे मेरे को, हमारे को 37 बूथ है हमारे डिवीजन में, ऐसा करिए साहब, करीमनगर के भाई लोग एक बार हाथ उठा दो। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट, करीमनगर, जगत्याल, सिरसिल्ला, पेद्दपल्ली, करीमनगर, जगत्याल, पेद्दपल्ली, सिरसिल्ला। तो जमील साहब का यह कहना था कि करीमनगर वालों को हमारे को हैंड ओवर कर दो साहब, तो हम लोग मिलकर सोमाजीगुड़ा में काम करेंगे। मैं जब यहां पे आ रहा था, जब यहां पे आ रहा था तो हमारे रहमत नगर के रिव्यू चल रहा था, रहमत नगर डिवीजन का, और वहां पे हमारे महबूब नगर के भाई हैं और कुछ लोग आदिलाबाद से भी हैं। तो एक बार महबूब नगर के जो लोग भाई लोग हैं उनसे जरा हाथ उठा दीजिए। महबूब नगर, नागर कर्नूल, गदवाल, नारायणपेट, ओल्ड महबूब नगर के जितने भी हमारे भाई हैं, तो आप सबको रहमत नगर डिवीजन अलॉट करेंगे, आपको वहां आना होगा। बोरबंडा, वहां पे पूरा नलगोंडा का टीम काम कर रही, नलगोंडा वाले एक बार, ओल्ड नलगोंडा वाले हाथ उठा दो भाई। तो नलगोंडा से जितने भी भाई हैं हमारे, आप सभी को बोरबंडा आना होगा। मैं लिस्ट बनवा लूंगा, मैं हमारे महमूद भाई से और हमारे मुजीबुद्दीन साहब से कहूंगा कि जल्द से जल्द एक ड्राफ्ट करिए और आप वहां पे आके काम करना होगा। शेखपेट में हमारे काफी भाई काम कर रहे हैं, वहां पे राजेंद्र नगर के और वहां के पूरे ओल्ड सिटी के हमारे भाई भी वहीं काम कर रहे हैं, मशीराबाद के भी वहीं काम कर रहे हैं। तो बाकी जो बच्चे हमारे लीडर, आपको वहां हम लोग ड्राफ्ट करेंगे। यूसुफगुड़ा में भी हमारे काफी लीडर वहां भी काम कर रहे हैं। तो आपको अलग अलग, मतलब यहां क्योंकि 700 से ज्यादा लोग हैं, आप में से जितने भी लोग वक्त निकाल पाएंगे, और 10 दिन आपको यहीं रहना है, आपके कोई रिश्तेदार के घर या आपके कोई दोस्त के घर 10 दिन रहना होगा, कोशिश करना होगा पार्टी के लिए, क्योंकि एक जीत जो है अपनी 100 सवाल का जवाब एक जीत से होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, वक्त निकालिए, आपके दोस्तों को फोन लगाइए, और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर आएंगे और 11 नवंबर तक यहीं पे रह के हर किसी को वोट करने के लिए, आप सोचने के लिए आप मजबूर करेंगे। काफी अच्छा माहौल है वैसे। अब बात है, जीत तो पक्की हो गई, तादाद की बात है, मेजॉरिटी की बात है, इसीलिए है कोशिश जो है आगे 10 दिनों में जो करना है, जरूर आप लोग आइएगा। मुजीब भाई, महमूद अली साहब से मैं गुजारिश करता हूं, आज इनको जाने दीजिए, फिर 2 दिन बाद शायद 30 तारीख से या 1 तारीख से अगर आप
ड्यूटी पे चढ़ जाएंगे तो 10 दिन यहीं रहना है। कपड़े वपड़े ला लो, बोलिए बिस्तर बांध लो, यहीं आ जाओ, 10 दिन यहीं टिकना है, यहीं रहना है। आज तो चले जाओ, फिर वापस जाके 1 तारीख से या 30 तारीख से 31 तारीख से आप यहीं पे काम में लगना है। हाँ, मुझे पता है कि आप सबके दिल में एक ही चीज दिल में तमन्ना है कि किसी भी हाल में फिर एक बार अपना हुकूमत आना है और अमन पसंद और हमारे मुसलमान दोस्त, हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को फिर एक बार रियासत तेलंगाना का वजीर आला बनाना है। पर सोचने से, एक बात कहूंगा मैं, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्ना के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। इसीलिए भाइयों मैं कहता हूं, आराम से, इसलिए मैं कहता हूं चल के आइए 30-31 से, आराम से, एक तरफ से आइए, दूसरे तरफ से जाइएगा, कोई तकलीफ नहीं। पीछे जाइए प्लीज। सलीम भाई पीछे जाइए, पीछे जाओ आप सब लोग, पीछे जाओ प्लीज। भाई क्या कर रहे तुम लोग, पीछे जाओ यार। आप सभी का फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आएंगे। जय तेलंगाना, थैंक यू। ये हटा दो।